Kashmir set education subject 2023. So the first question of this session is pragmatism professes for dash as a school of philosophy, idea, action, reality, program. So the answer of this question is option B, that is action. देखिए, फ्रैग्मेटिज्म जो है इसी को बहुत सारे नाम पर जाना जाता है। जैसे कि इसी को बोला जाता है प्रैक्टिकल फिलोसफी, यूटिलिटेरियन फिलोसफी, एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फिलोसफी ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म। इसे बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि ये प्रैग्मेटिज्म का अलग सा नेम कौन सा है और इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसको याद रखना चाहिए कि प्रैग्मेटिज्म का जो अलग नाम है वो है प्रैक्टिकल फिलोसफी, यूटिलिटेरियन फिलोसफी, एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फिलोसफी ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म। नेक्स्ट अगर हम देखिए, आर्चे जे अब्राहम्स नाम का एक फिलोसोफर हुआ करते थे। उनके हिसाब से डाउन टू अर्थ फिलोसफी एंड कैश वैल्यू फिलोसफी, इसी को भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्चे कि फ्रैग्मेटिज्म जो है इसको और क्या बोला जाता है, डाउन टू अर्थ फिलोसफी बोला जाता है और उसी के साथ साथ कैश वैल्यू फिलोसफी भी बोला जाता है। अगर हम इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग को देखें तो वर्ड pragmatism इज डेरिवेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज pragma। कि अगर pragmatism का इटमोलॉजिकल मीनिंग को देखिए तो ये वर्ड pragmatism जो है ये ग्रीक वर्ड फ्राग्मा से आया हुआ है, जिसका मतलब है टू डू और टू मेक एंड टू accomplish। हो गया, इसी से भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है और उसका मतलब क्या है, टू डू, टू मेक और टू accomplish। और ये ग्रीक लैंग्वेज का जो प्राग्मा वर्ड है उसी से आया हुआ है। अगर हम लोग देखें इसी का जो फाउंडर, तो इसको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म पियर्से को माना जाता है, CS पियर्से को माना जाता है, क्योंकि ये ही वो फिलोसोफर थे जो कि फर्स्ट टाइम प्रैग्मेटिज्म को उनका फिलोसॉफिकल थॉट में उनका एक आर्टिकल था, हाउ टू मेक आवर आइडिया क्लियर। हो गया, हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर, ये आर्टिकल में क्या किए थे कि उसको पब्लिश किए थे। और pragmatism जो है ये बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, pragmatism स्टेट दैट प्रैक्टिस कम फास्ट एंड थ्योरी आफ्टरवर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू pragmatism कि पहले थ्योरी आएगा या आना चाहिए या प्रैक्टिस। तो ऑब्वियसली pragmatism प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, एक्शंस के बारे में बोलता है, तो इसीलिए ये मानता है कि नहीं, थ्योरी से पहले प्रैक्टिस आता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए, देर इज नो सिंगल रियलिटी और ट्रूथ, रेदर देयर आर मेनी ट्रूथ मेनी रियलिटीज। कि देखिए ये एक बहुत बार को क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राग्मेटिज्म का मानना ये है कि दुनिया में कोई एक सिंगल रियलिटी या ट्रूथ नहीं है। ठीक है, जब हम लोग मेटाफिजिक्स का बात करते हैं तब तो ये क्या बोलता है कि कोई सिंगल रियलिटी नहीं है, कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है, कि बहुत सारे रियलिटी है, बहुत सारे ट्रूथ है, ये प्रैग्मेटिज्म का मानना है। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन चेंज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टैटिक क्वालिटी और वर्च्यू। कि देखिए ये प्रैग्मेटिज्म जो है वो चेंज में बिलीव करता है, हो गया, कॉन्सिक्वेंस में बिलीव करता है, इट डज नॉट एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टैटिक क्वालिटी ऑफ वर्च्यू। कि ये कोई परमानेंट स्टैटिक क्वालिटी के ऊपर ही भरोसा नहीं करता, ये बिलीव करता है कि नहीं, ये सोसाइटी जो है वो एक फ्लेक्सिबल एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है और कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए ये बोलता है कि ये जो अर्थ जो है और दुनिया जो है वहाँ कोई भी चीज सिंगल चीज रियल नहीं है, ट्रूथ नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, pragmatism रिप्रेजेंट द डायनामिक रेदर देन द स्टैटिक नेचर ऑफ रियलिटी, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इट इज प्लूरलिस्टिक इन नेचर एंड होल्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड बट दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली इन मेकिंग, इट एक्सेप्ट as true or false whatever proof itself to be so। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू pragmatism कैन नॉट बी कॉल्ड ए फिलोसफी। कि देखिए कि अगर हम देखिए pragmatism को, इसी को कोई कोई फिलोसोफर बोलते हैं कि ये एक फिलोसफी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी का कोई पर्टिकुलर जो स्टैटिक कोई रियलिटी नहीं है, ये कोई स्टैटिक रियलिटी में नहीं बनता।
ओके, इसका कोई स्टैटिक और परमानेंट एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो इसीलिए कुछ फिलोसोफर बोलते हैं कि ये एक फिलोसोफर नहीं, फिलोसॉफी नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें विलियम जेम्स जेम्स को, वो इसी को डिस्क्राइब करते हुए बोले थे, डिक्लाइंस इट कॉल्स ए फिलोसफी, ही कॉल्ड इट जस्ट ए मेथड। कि फिलोसफी को जेम्स एक प्राग्मेटिज्म को जेम्स एक फिलोसफी नहीं मानते थे, उनके हिसाब से ये एक मेथड है जिसी के थ्रू के क्या किया जा रहा है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू इन द फ्रैग्मेटिस्ट मेथड, इट इज जस्ट एन एम्पिरिसिस्ट एटीट्यूड। कि उनका मानना ये है कि प्राग्मेटिज्म जो है यह कुछ नया नहीं है, कि ये सिर्फ एक एम्प्रिसिस्ट एटीट्यूड है। इट हैज नो डगमा एंड नो डॉक्ट्रिन सेव इट्स मेथड। ओके, ए pragmatic आउटलुक इज नॉट एन एस्थेटिक आउटलुक। इसी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये pragmatic आउटलुक को एक एस्थेटिक आउटलुक माना नहीं गया है। Pragmatism differentiates between religion and philosophy by maintaining that while the former is man worshipping, the latter is man thinking। कि देखिए कि जब हम लोग देखेंगे कि रिलीजियन और फिलोसफी को प्राग्माटिस्ट फिलोसफी का नजरिया से, तो प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर बोलते हैं कि ये रिलीजियन जो है वहाँ क्या करता है कि मैन जो है वो वर्शिप करता है। लेकिन जब फिलोसफी का बात आता है तब यहाँ मैन को सोचना पड़ता है, जहाँ थिंक करना पड़ता है। ओके, ये है बेसिक डिफरेंस प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से, कि रिलीजियन में मैन जो है उसको और सिर्फ करना पड़ता है, लेकिन फिलोसफी में उसको सोचना पड़ता है। अगर जॉन डीवे को देखे, उनके हिसाब से द रियल वैल्यू ऑफ ए थिंग लाइज इन इट्स यूटिलिटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कि जॉन डीवे का मानना ये था कि जो वैल्यू है वो कब आता है, कौन सा चीज का वैल्यू है, कि जब ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई भी चीज यूटिलाइज हो पा रहा है, कुछ उसका यूटिलिटी है, तो उसी का रियल वैल्यू वही है। Next, pragmatists have two fundamental beliefs. The first is that no principle or idea is valid and true for all time. The second belief is that the real value of a thing lies in its utility and usefulness of human welfare. ओके, कि देखिए ये प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर जो है वो दो तरह का चीज के ऊपर बिलीव करते थे। जो फास्ट आता है वो क्या है कि नो प्रिंसिपल और आइडिया इज वैलिड एंड ट्रू फॉर ऑल टाइम। कि कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी जो आइडिया है वो ऑल टाइम के लिए सच नहीं है और वैलिड भी नहीं है। और उनका सेकेंड जो बिलीफ था वो क्या था, द रियल वैल्यू ऑफ थिंग। कि जो कोई भी चीज का जो रियल वैल्यू है वो कब आता है, और वो क्या है कि वो जब ह्यूमन का वेलफेयर के लिए कुछ उसका यूटिलिटी हो पा रहा है, यूजफुलनेस हो पा रहा है, तो वो है उसका वैल्यू। ये दो चीजें के ऊपर प्राग्मेटिस्ट फिलोसोफर बिलीव करते थे। जॉन ड्यूए के हिसाब से एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, गिविंग इट ए मोर सोशियोलॉजिकल वैल्यू थ्रू द मीडियम ऑफ इंक्रीज्ड इंडिविजुअल एफिशिएंसी। ओके, ये जो स्टेटमेंट है इसी को बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग ढंग से पूछा गया है, तो इसको याद रखना चाहिए कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, कि ये कौन बोला था, जॉन ड्यूए का ये मानना था। Pragmatist emphasizes the importance of social value. In the word of John Dewey, education is the social continuity of life। कि जो pragmatism का जो इम्पोर्टेंस जो है सोशल वैल्यू को लेकर, उसी को डिस्क्राइब करते हुए ड्यूई कहते हैं एजुकेशन इज द सोशल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, फिर एजुकेशन हैज नो एम, ओनली पर्सन हैव एम। उनका मानना ये था कि जॉन ड्यूए का कि एजुकेशन का कोई एम नहीं है, एम किसी का है, इंडिविजुअल का है, एम किसी का है, पर्सन का है, लेकिन एजुकेशन का कोई एम नहीं है। ये ड्यूए का मानना था और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, जॉन ड्यूए ये बोलते थे, pragmatist education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। कि ये pragmatist education जो है ये क्या करता है कि वो सारे के सारे कैपेसिटी को डेवलप करता है एक इंडिविजुअल्स के अंदर, जिसी के थ्रू कि वो उसका जो सराउंडिंग, उसका जो एनवायरनमेंट है उसी को वो कंट्रोल कर सके, और जो पॉसिबिलिटीज है ओके उसी को भी वो फुलफिल कर सके। ओके, ये जॉन ड्यूए का मानना था।
लेकिन प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर जो थे वो लोग मानते थे एजुकेशन इज नॉट सो मच टीचिंग द चाइल्ड थिंग ही ought to know as encouraging him to learn for himself through experimental and creative activity। हो गया कि ये एजुकेशन जो है कि कोई बच्चा को पढ़ाना नहीं होता है प्रैग्माटिस्ट फिलोसफी के हिसाब से। उनके हिसाब से ये होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करना होता है और एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना ही एजुकेशन होता है। हो गया डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू लर्न करना ही एजुकेशन होता है। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल को दिखे जो सबसे पहले आता है वो है एक्सपीरियंस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ फ्रैग्मेटिज्म की। सबको पता है कि फ्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर के हिसाब से एक्सपीरियंस जो है वो सुप्रीम है, वो सेंट्रल एस्पेक्ट है, उसी के इर्द गिर्द ही ये प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी ही घूमता रहता है। और अगर ड्यूए को दिखे तो इसके लिए ड्यूए बोलते हैं ट्रूथ इज मेड जस्ट एज हेल्थ वेल्थ एंड स्ट्रेंथ आर मेड इन द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कि उनके हिसाब से ट्रूथ जो है इट्स मेड जस्ट एज हेल्थ, कि ये सिर्फ हेल्थ के लिए ही बना हुआ है, लेकिन वेल्थ एंड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है आर मेड इन द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन वेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वो हमको हमारा एक्सपीरियंस से ही मिलता है। क्या एक्सपीरियंस से ही हमको मिलता है। विलियम जेम्स सी नो डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म। कि देखिए विलियम्स जेम्स जो थे वो उनके हिसाब से प्रैग्मेटिज्म और जो प्रैक्टिकलिज्म है उसी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों प्रैक्टिकलिज्म की भी हम लोग प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के बारे में बोलते हैं और प्रैग्मेटिज्म के भी क्या किसके बारे में बोलते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बोलते हैं। ट्रूथ इज दैट व्हिच वर्क इन इंस्टीट्यूशन इट चेंज विद टाइम्स। ओके नेक्स्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है देर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ, जो कि हम लोग को पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। एक्शन इज रियल एंड आइडियाज आर टूल। उसके बाद प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी बिलीव करता है कि एक्शन जो है वो रियल है और आइडियाज जो है वो एक टूल है। क्या एक टूल है। नेक्स्ट मैन इज एन एक्टिव बीइंग। प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर बिलीव करते हैं कि ह्यूमन जो है ये एक एक्टिव बीइंग है। मैन हैज द एबिलिटी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ ये लोग बोलते हैं कि ये मैन जो है उसी के पास एबिलिटी है कि वो खुद का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट मैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम थ्रू द लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड। और ह्यूमंस जो है उसी का जो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है किसी के थ्रू, लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू और साइंटिफिक मेथड के थ्रू। नॉलेज इज फंक्शनल एंड टेंटेटिव। ये नॉलेज जो है वो एक तरह से फंक्शनल है और उसके साथ साथ टेंटेटिव है। यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट इज सुप्रीम। और इनके हिसाब से ये फिलोसफी के हिसाब से ये यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट जो है वो एक सुप्रीम प्लेस एक्वायर करता है। फास्ट टच लिटिल वैल्यू। और प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर जो है वो पास्ट को हो गया बीता हुआ दिन को बहुत कम क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर मोर इम्पोर्टेंट। इनका मानना क्या था कि फास्ट जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर का बहुत हमारा जिंदगी में इम्पोर्टेंस है। स्पिरिचुअल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस हैज लिटिल सिग्निफिकेंस। और ये फ्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर जो है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी उतना ज़्यादा एम्फासिस नहीं करते थे। और उनके हिसाब से ये स्पिरिचुअल कैरेक्टर जो है उसी का कुछ सिग्निफिकेंस है लेकिन ज़्यादा नहीं है। प्रैग्मेटिज्म रिजेक्ट ऑल टाइप ऑफ अथॉरिटेरियन वेदर इन गवर्नमेंट और रिलीजन और एजुकेशन। और प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर जो है वो हर वक्त रिजेक्ट करते थे ऑथोरिटेरियनिज्म्स को, वो चाहे गवर्नमेंट में हो, रिलीजियन में हो, एजुकेशन में हो। कहीं भी अगर ऑथोरिटेरियन चीज उनको दिख रहा है तो उसी को वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। अगर हम लोग ब्रॉड फीचर को देखिए प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन का फील्ड में, तो सबसे पहले आता है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैव टू बी एक्सपेरिमेंटल। ओके कि ये एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो है वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, क्योंकि जब एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जब एक्सपेरिमेंटल होगा तब स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगा, स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिलेगा और उसी से जो लर्न करेगा वो उसी का परमानेंसी रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू आर क्रिएटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ओके और प्रैग्मेटिज्म का ये भी मानना था कि ये वैल्यू जो है
इसी को भी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या करना चाहिए, बच्चे के अंदर क्रिएट करना चाहिए। चाइल्ड लर्न बाय डूइंग मोर देन बाय रिफ्लेक्शन, कि चाइल्ड को क्या करना चाहिए, लर्निंग मतलब कुछ करके सीखना चाहिए, ना कि कुछ दिखाकर उसको सिखाना चाहिए। हो गया, चाइल्ड अगर कुछ कर रहा है लर्निंग बाय डूइंग मेथड से उसको लर्न करना चाहिए, ना कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन और कुछ रिफ्लेक्ट करके उसको सिखाना चाहिए। एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एजुकेशन इज ए कांस्टेंट रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि ड्यूए का एक कोट था कि जो प्राग्मेटिस्ट फिलोसफी है, वो लोग मानते हैं कि एजुकेशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और यहाँ कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है एक्सपीरियंसेस का और रिकंस्ट्रक्शन है एक्सपीरियंसेस का, वो चीज को हमको देखने के लिए मिलता है। एजुकेशन शुड एनेबल द चाइल्ड टू लर्न न्यू टेक्निक टू कोप विथ न्यू सिचुएशन। एजुकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए कि एक चाइल्ड को कुछ नया टेक्निक सीखने के लिए एनेबल्स करना चाहिए, और उसके साथ साथ नया सिचुएशंस के साथ कैसे एडप्ट कर पाएगा, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। करिकुलम इज एक्टिविटी सेंटर्ड, और उसके साथ साथ ये करिकुलम्स जो है कैसा होना चाहिए, वो एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। करिकुलम्स जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ये सब चीज फ्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर का एक पार्ट था। उनके हिसाब से मोरल वैल्यूज कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द एल्डर अपॉन द यंगर जनरेशन। और उसके साथ साथ आज सोसाइटी में इन जनरली क्या होता है कि जो मोरल वैल्यू है हम लोग को हमारा एल्डर से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, कि हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है। लेकिन प्राग्माटिस्ट फिलोसोफर का ये मानना था कि मोरल वैल्यूज को, एल्डर का जो मोरल वैल्यू है वो यंगर जनरेशन के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। लाइफ सिचुएशन शुड बी मेड द बेसिस ऑफ एजुकेशन। और ये लाइफ सिचुएशन जो है वो एजुकेशन का बेसिस पर ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एजुकेशन इज ए सोशल नेसेसिटी, इट इज द मीन्स बाय व्हिच इट रिन्यू इटसेल्फ। और एजुकेशन को देखिए तो ये एक सोशल नेसेसिटी है, और इसका मतलब क्या है, इट इज द मीन्स बाय व्हिच इट रिन्यू इटसेल्फ। और ये खुद को क्या करता है, रिन्यू करता जाता है। suitable environment is needed for the development of personality of the child। और एक चाइल्ड का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसको एक सुइटेबल एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम लोग एक सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक चाइल्ड का जो पर्सनालिटी है वो अच्छे से विकसित हो पाएगा। फ्रीडम शुड बी गिवन टू द चाइल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज ऑल राउंड पर्सनालिटी। और फ्रीडम जो है एक चाइल्ड को बहुत ज़्यादा देना चाहिए, ताकि उसका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, ऑल राउंड पर्सनालिटी है, उसी का अच्छे से डेवलप हो सके। एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। और ये एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या करता है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है उसी को ये लीड करता है। नेक्स्ट, फ्रैग्मेटिज्म का एम्स ऑफ एजुकेशन को अगर हम देखें तो हम पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। देयर आर नो प्री कंसीव्ड एम्स ऑफ एजुकेशन, कि प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर का ये मानना है कि कोई भी एजुकेशन का एम स्टैटिक एम नहीं होना चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन आर नॉट फाइनल एंड फिक्स्ड। ये फिलोसोफर का ये मानना था कि जो एम ऑफ एजुकेशन है वो फाइनल नहीं होना चाहिए, कोई भी फाइनल एम ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, और कोई भी कुछ भी फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन अराइज आउट ऑफ सिचुएशन। और ये कैसा होना चाहिए कि आउट ऑफ सिचुएशन एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, मतलब कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हो गया, कि ना कि इसको कोई फाइनल और फिक्स्ड करके इसे हमको लिख लेना चाहिए। एजुकेशन इज इट्स ओन एंड। और एजुकेशन जो है इसका खुद का एंड होना चाहिए। एजुकेशन शुड एनेबल एन इंडिविजुअल टू एडप्ट द एनवायरनमेंट। और एजुकेशन कैसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि एजुकेशन मिलने के बाद, एजुकेट होने के बाद एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड खुद का जो एनवायरनमेंट है उसी को एडप्ट कर सके। एजुकेशन शुड प्रोवाइड मोर एंड मोर पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। और उसके साथ साथ एजुकेशन जो है ये एक चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोवाइड करना चाहिए, पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना चाहिए। ड्यूएज लेज ऑन एम्फासिस इन प्रिपेयरिंग ए सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल। और ड्यूए क्या का मानना क्या था कि एक सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल्स को क्या करना,
प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, करिकुलम को अगर हम देखें तो प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर का ये मानना था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स न्यूट्रल नेचुरल इंस्टिंक्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्थ, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स। ये कुछ प्रिंसिपल था जिसी के थ्रू की करिकुलम्स बनाना चाहिए, प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर का ये मानना था। Next question. Rearrange the following hierarchical needs in the sequence as given by Maslow. Safety and security needs, psychological needs, self-esteem needs, love and belongingness need. So the answer of this question is safety, and the first one is psychological need, self last one is self esteem need. Next, it means third. See here, you can see three options are here, and before it love and belongingness, yes, and after then psychological need, next safety needs. It means safety and security, next psychological, next love and belongingness, next I think C is the correct answer for this question. Next, a researcher studies the effect of peer group interaction on learning style. The variables learning style in this study function as कि देखिए, एक रिसर्चर जो है वो पीयर ग्रुप का जो इंटरेक्शन है, ओके, उसी का इफेक्ट क्या है लर्निंग स्टाइल के ऊपर, उसी के ऊपर स्टडी कर रहा है। तो यहाँ जो लर्निंग है, लर्निंग स्टाइल है, वो द वेरिएबल लर्निंग स्टाइल इन दिस स्टडी फंक्शन आज। तो यहाँ जो लर्निंग स्टाइल है वो किस तरह का वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सटर्नियस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। सो इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोगों को पता है कि इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड one is dependent. Beside these two, there are some other types of variables also there, like extraneous, intervening. Okay, तो वो अलग है, लेकिन प्रिसाइजली मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. Independent variable is a variable that is presumed to cause a change to occur in another variable. कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरह का वेरिएबल है जो कि क्या करता है, दूसरा वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट डालता है. उसमें अगर कोई भी कुछ भी चेंजेस हम लोग कर रहे हैं तो उसी का इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है, वो दूसरा वाला वेरिएबल में दिखने के लिए मिलता है. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल एक किस्म का वेरिएबल है जो कि इन्फ्लुएंस होता है कोई दूसरा वेरिएबल से. अगर वहाँ कुछ चेंजेस हो रहा है तो यहाँ भी क्या होता है कि उसी का कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट, इफ नॉल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू, इट इंडिकेट्स कि जब नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया जा रहा है, जब ये ट्रू है तो इसी को किस तरह का एरर बोलते हैं? सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर. So the answer of this question is type 1 error. See, there are generally two types of error, but beside this also some other types of error are there. But अगर हम देखें तो ये दो तरह का एरर हमको देखने के लिए मिलता है, टाइप 1 और टाइप 2. टाइप 1 एरर कब होता है? जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू रहता है और हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, तब टाइप 1 एरर होता है. इसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और अल्फा बोलते हैं. लेकिन जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स रहता है, क्या होता है? फॉल्स रहता है, लेकिन हम क्या करते, उसको रिजेक्ट नहीं करते, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 2 एरर बोलते हैं. और इसको फॉल्स नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसको बीटा एरर भी बोला जाता है. ओके, इसको क्या बोला जाता है? कि बीटा एरर बोला जाता है. लेकिन जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हम लोग रिजेक्ट करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आता है. जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसी को हम लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, तब भी कुछ दिक्कत नहीं आता है. ओके, लेकिन जब ट्रू है, हम नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके, रिजेक्ट कर रहे हैं, टाइप 1 एरर. जब ये फॉल्स है और हम लोग क्या कर रहे हैं? जब फॉल्स है और रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब क्या होता है? टाइप 2 एरर देखने के लिए मिलता है.
Marxism does not believe in education for productivity, religious education, education for quality and equality, mass education. So the answer of this question is option B, that is religious education. आप लोगों को पता ही है कार्ल मार्क्स जो है उनका जो फिलोसफी है उसी के ऊपर बेस करके मार्क्सिज्म बना है, और वो रिलीजियस एजुकेशन से खिलाफ थे, लेकिन उसी को छोड़कर प्रोडक्टिविटी के ऊपर एम्फासाइज करते थे, इक्वालिटी के ऊपर एम्फासाइज करते थे, मास एजुकेशन के ऊपर एम्फासाइज करते थे. सी दिस आर सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म: dialectical materialism, historical materialism, theories of surplus values, class struggle, revolution, dictatorships of the proletariat, कम्युनिज्म. ये कुछ प्रिंसिपल है मार्क्सिज्म का. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, सुपर ईगो इज प्रोबेबली डेवलप्ड ड्यूरिंग ऑप्शन लेटेंसी पीरियड, एनल पीरियड, फालिक पीरियड, नन ऑफ दीज. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज लेटेंसी पीरियड. ये देखिए कि फ्रॉयड का मानना क्या था कि सुपर ईगो जो है वो कब डेवलप होता है, लेटेंसी पीरियड के टाइम में क्या होता है कि सुपर ईगो का डेवलपमेंट होता है. सी फ्रॉयड के हिसाब से जो हमारा माइंड है उसका 3 स्टेजेस है. कुछ चीजें कॉन्शियस रहता है, कुछ चीज सबकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस रहता है, और कुछ चीजें अनकॉन्शियस रहता है. और ये स्टेट ऑफ माइंड को लेकर 3 तरह का एस्पेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है. एक है ईड, दूसरा वाला ईगो, और दूसरा वाला है क्या, सुपर ईगो. आप ये ग्राफिक्स के थ्रू और ये इमेज के थ्रू, फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो हमारा माइंड है उसी का लगभग आधा हिस्सा अनकॉन्शियस के अंदर आ रहा है, और ऊपर का 1/3 पार्ट जो कि ईगो जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो क्या आ रहा है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये तीनों ये ईगो में आपको दिखने के लिए मिल रहा है. और अगर आप देखिए सुपर ईगो को, ये भी आपको तीनों साइड में दिखने के लिए मिलेगा, ये कॉन्शियस, फ्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. लेकिन अगर हम लोग ईगो को देखें तो ये ज्यादातर क्या रहता है, प्रीकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंदर ही रहता है. और ये ईड जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके बना हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. और प्राइमरीली ये क्या करता है कि प्रोसेस थिंकिंग विथ फुलफिलमेंट के लिए ये ईद काम करता है. लेकिन सुपर ईगो जो है इसका एकदम उल्टा है, जिसको कि हम लोग मोरल्स इम्पेरेटिव, कॉन्साइंस, ईगो ईगो डी आइडियल्स, ओके, इसको हम लोग सुपर ईगो बोल रहे हैं. नेक्स्ट हम लोग उसको डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं. ईगो को अगर हम देखिए तो ये रियलिटी प्रिंसिपल इसको बोला जाता है, सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग भी इसको बोला जाता है, रियलिटी टेस्टिंग भी इसको बोला जाता है. अगर हम लोग ईट को देखिए तो ये क्या करता है कि एक एनिमलिस्टिक नेचर होता है और इंस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. ईट जो है ये एनिमलिस्टिक और इंस्टिंक्टिव एस्पेक्ट होता है ह्यूमंस का, और सीटेड इन द अनकॉन्शियस एंड इट्स द सोर्स ऑफ मेंटल एंड इंस्टिंक्टिव एनर्जी. ओके, और ईट को अगर आप देखिए तो ये ज्यादा करके अनकॉन्शियस स्टेज के ऊपर ज्यादा करके रहता है, और इज द सोर्स ऑफ मेंटल एंड इंस्टिंक्टिव एनर्जी. और ये एक जो मेंटल एनर्जी और इंस्टिंक्टिव एनर्जी जो है उसी का एक ये सोर्स है. प्रेजेंट एट बर्थ एंड बिहेव लाइक ए स्पॉइल्ड चाइल्ड सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. हो गया कि देखिए ये ईट जो है ये हमसे हमारे अंदर जन्म से ही रहता है, और एक स्पॉइल्ड चाइल्ड के जैसे बिहेव करता है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, इमीडिएट फुलफिलमेंट के ऊपर ये क्या करता है, ज्यादातर फोकस करता है. और ईट जो है ये सेल्फिश इन नेचर रहता है और अनएथिकल रहता है, फॉलो नो रियलिटी और रूल्स. कि ईट जो है ये सेल्फिश रहता है, अनएथिकल रहता है, और ये कोई भी जो रूल्स है, रेगुलर रियलिटी है, उसी को फॉलो करना नहीं चाहता. ऑपरेट ऑन प्लेजर प्रिंसिपल. क्यों नहीं चाहता, क्योंकि ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करके बनता है. ओके, ये जो हमारा जो प्लेजर है, ओके, उसके ऊपर उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है, वो चाहे एथिकल है, वो चाहे अनएथिकल है, वो ओके, कोई भी कुछ भी ये चीज कर सकता है इट के लिए. डिस्चार्जेस साइचिक एनर्जी एंड इरेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, और जो साइचिक एनर्जी है हमारा, साइचिक एनर्जी उसको एक इरेस्पॉन्सिबल वे में क्या करता है, ये रिलीज करता है. द ईड इफ लेफ्ट अनचेक्ड कैन लीड टू थॉटलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल एक्शन.
कि ये ईड जो है, इफ ये अनचेक्ड हो जा रहा है तो ये क्या कर सकता है कि ये थॉटलेस और इरेस्पॉन्सिबल एक्शन को क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है टू एंश्योर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल वेलफेयर टू अदर कंपोनेंट ऑफ द साइकिक इंटरनल। ओके, कि ये ईड को कंट्रोल करने के लिए, हो गया, ये ईड को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी का वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल्स का वेलफेयर के लिए दो अलग तरह का कंपोनेंट फिर हमको देखने के लिए मिलता है। एक है ईगो, दूसरा वाला है सुपर ईगो। अगर हम लोग सुपर ईगो को देखिए तो ये हर वक्त ईड जो है इसी को अपोज करता रहता है और रिप्रेजेंट्स एथिक एंड मोरालिटी, और हर वक्त ये एथिक्स एंड मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेवलप अराउंड द एज ऑफ 5 इन द चिल्ड्रन, और ये लगभग 5 साल जब बच्चे के अंदर हो जाता है तब सुपर ईगो उसी के अंदर डेवलप हो जाता है। एक्ट आज कॉन्शियस और इंटरनल जजमेंट सिस्टम, और सुपर ईगो जो है एक कॉन्शियस एस्पेक्ट की तरह काम करता है और एक इंटरनल जजमेंट सिस्टम का जैसे ये काम करता है। सीटेड इन द अनकॉन्शियस बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंस्टिंक्ट ऑफ प्रिमिटिव ड्राइव, कि ये तो अनकॉन्शियस के जगह में भी दिखने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन देखिए ये जो है ये आपको तो अनकॉन्शियस जगह में भी दिखने के लिए मिलेगा, अनकॉन्शियस पार्ट में भी दिखने के लिए मिलता है, लेकिन ये कभी भी जो इंस्टिंक्ट है और प्रिमिटिव ड्राइव जो है, जो प्लेजर प्रिंसिपल है, उसी से ये इन्फ्लुएंस होता नहीं और नहीं होता। आइडियलिस्टिक इन नेचर, एमिंग फॉर परफेक्शन रेदर देन प्लेजर और डिस्ट्रक्शन, और ये परफेक्शंस के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करता है क्योंकि ये आइडियलिस्टिक इन नेचर होता है, और ये प्लेजर और डिस्ट्रक्शन के जैसे ज़्यादा परफेक्शन के ऊपर एम्फासाइज करता है। अगर हम लोग ईगो को देखें तो ये डेवलप होता है फ्रॉम द ईड एंड सर्व एज एन इंटर मीडियरी बिटवीन, ठीक है, और ये ईगो जो है ये सुपर ईगो और ईगो के बीच एक तरह का मीडिएटर का जैसे काम करता है। द इरेशनल इंस्टिंक्टिव डिमांड ऑफ द ईड, द रियलिटीज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, द मोरल डिमांड ऑफ द सुपर ईगो। हो गया कि देखो ये जो तीन चीज है, इरेशनल इंस्टिंक्ट डिमांड ऑफ द ईड, ये इरेशनल चीज जो ईड डिमांड करता रहता है, रियलिटी जो वो प्रैक्टिकली उसका आसपास रहता है, और सुपर ईगो का जो मोरल डिमांड रहता है, ये तीनों को बैलेंस करता है क्या, कौन, ईगो। ये तीनों को बैलेंस करता है हमारा ईगो, और फंक्शन अक्रॉस ऑल लेयर ऑफ द माइंड टू बैलेंस दिस फोर्सेस। और आप देख सकते हैं कि ये ईगो भी है, ये तीनों लेयर के ऊपर ये काम करता है। ओके, तीनों लेयर में ये काम करता है ताकि अच्छे से बैलेंस कर सके। कंट्रोल द ईड, ईड बेस्ड ऑन रियलिटी एंड सीक टू अफिज द सुपर ईगो, दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम ओके। नेक्स्ट, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, कि अगर और एक चीज देखिए तो लाइफ इंस्टिंक्ट जिसको एरोज हम लोग बोलते हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट जिसको हम लोग थैनाटस हम लोग बोलते हैं, ये दो चीज के बारे में भी फ्रॉइड का थ्योरी में डिस्कस किया गया है, और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी को भी अच्छे से समझना चाहिए। ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड सर्वाइवल एंड स्पेसिस प्रोपागेशन, कि ये लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है, कि ये जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उसको ड्राइव करता है टुवर्ड्स सर्वाइवल एंड स्पेसिस प्रोपागेशन, की सर्वाइवल के लिए और जो स्पेसिस प्रोपागेशन है उसके लिए ये क्या करता है कि हमारा जो बिहेवियर है उसी को ये ड्राइव करता है। और इसी के थ्रू, ये किसी के थ्रू एक्सप्रेस का होता है, जो सेक्स है और लव जो है उसी के थ्रू ही ये लाइफ इंस्टिंक्ट जो हमारा इरोज जो है उसी को एक्सप्रेस किया जाता है। फ्रॉइड टर्म द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द लाइफ स्टेज एज लिबिडो, हो गया। और ये फ्रॉइड जो थे, ये जो ड्राइविंग फोर्स जो है इसी को क्या बोले, लिबिडो बोले, क्या, लिबिडो बोले, और लिबिडो के थ्रू ही क्या किया जा रहा है कि ड्राइव किया जा रहा है। लिबिडो इज क्लोजली लिंक टू सेक्सुअल अर्जेस एंड सेक्सुअलिटी, लिबिडो जो है वो सेक्सुअल अर्जेस और सेक्सुअलिटी के ऊपर क्या हुआ है, क्लोजली लिंक्ड है, और ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल सीकिंग फिजिकल प्लेजर, और ये जो प्लेजर प्रिंसिपल है
उसी से ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, और जो फिजिकल प्लेजर जो है उसी को ये सीख करता है। फ्रूड viewed all physical pleasure as ultimately sexual in nature। और फ्रूड का मानना क्या है कि वो सारे के सारे फिजिकल प्लेजर जो है अल्टीमेटली क्या होता है कि सेक्सुअल इन नेचर होता है। ओके, और उनके हिसाब से तो सेक्स अर्ज इज कंसिडर्ड ए फंडामेंटल फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर एट ऑल एज। और उनके हिसाब से ये सेक्स अर्ज जो है ये एक फंडामेंटल फोर्स है हर एक ह्यूमन बिहेवियर के लिए, और हर एक एज ग्रुप में ये चीज देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग डेथ इंस्टीट्यूट को हम देखिए, जिसको हम थानाटस बोल रहे हैं, ये एसोसिएटेड है किसी के साथ डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन, क्रूएलिटी और इवन सुइसाइड से भी ये हमारा डेथ इंस्टीट्यूट जो है वो रिलेटेड है। और ये रिप्रेजेंट द इम्पल्स टुवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड हार्मिंग अदर। ये कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को कुछ हम लोग को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, हो गया, खुद को मारना, और हार्मिंग्स करना, और दूसरे को भी हार्म करना, खुद को हार्म करना, हो गया। इस तरह का चीजें हमको डेथ इंस्टिट्यूट में देखने के लिए मिलता है। कम इनटू प्ले व्हेन द लाइफ इंस्टिट्यूट इज सप्रेस्ड और नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। और ये कब आता है कि जब हम क्या करते हैं कि ये जो लाइफ इंस्टिंक्ट है वो सप्रेस्ड हो जाता है और प्रॉपर्ली नहीं काम करता है, तब ये हमको देखने के लिए मिलता है। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है फ्रॉइड का, अगर उसी को देखिए तो यहाँ हमको 5 स्टेजेस देखने के लिए मिलता है। और जो फर्स्ट स्टेज आता है वो है ओरल, अनल, फालिक, लेटेंसी, जेनिशियल। ओके, जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, ओरल। और ये जो स्टेज है ये एकदम ओरल, मतलब आपको वो समझ में आ रहा होगा, ये माउथ से रिलेटेड है। ओके, और ये क्या है, फास्ट एरोजेनियस जोन है। ओके, जिसी के थ्रू की हमको क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। क्या, जिसी के थ्रू की हमको प्लेजर्स मिलता है। और ये प्लेजर्स जो है बिगिन विथ फ्रॉम सकिंग द मदर निपल एंड वोटल। ओके, और ये जो मदर का जो निपल और वोटल जब हम लोग सकिंग करना स्टार्ट करते हैं, तब से ही ये जो ओ चीज है, ये जो प्लेजर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेटर प्लेजर इज डेरिवेड फ्रॉम स्पूटिंग ऑब्जेक्ट। और बाद में जब हम लोग कोई अभी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, उसी के थ्रू भी हमको क्या मिलता है कि प्लेजर मिलता है। आप लोग दिखे होंगे तो बच्चे लोग ज्यादातर कैंडी, स्टिक, थंब, हो गया, स्टिक, थंब, ये सब चीज चूसते रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, एक प्लेजर्स का फास्ट एरोजेनियस जोन है, जिसके थ्रू कि हमको प्लेजर मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है अनल स्टेज। और ये क्या करता है, फोकस शिफ्ट फ्रॉम माउथ टू द एनस और यूरेथस। हो गया, कि उसके जो सेकंड आता है वो है माउथ, से क्या हो जाता है कि शिफ्ट हो जाता है एनस और यूरेथस की तरफ। प्लेजर इज डेरिवेड फ्रॉम कंट्रोलिंग द रिलीज और रिटेंशन ऑफ वेस्ट। कि हमारा जो कंट्रोल करना, रिलीज करना, रिटेन करना, हो गया, वेस्ट को, उसी से ये प्लेजर उस टाइम मिलता है। और टिपिकली ये जो है ये 2 से 3 साल के अंदर ये चीज डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग फालिक स्टेज को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार बहुत सारे तरह का क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। ये लगभग 4 साल के उम्र में ही हमारे अंदर ये डेवलप हो जाता है। और हमारा जो इंटरेस्ट है ये शिफ्ट फ्रॉम एलिमिनेशन ऑर्गन टू द जेनिशियल। और यहाँ जो एलिमिनेशन ऑर्गन से जो जेनिशियल्स जो है, तो उसी की तरफ क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है। चिल्ड्रन स्टार्ट टू नोटिस बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस। इस टाइम क्या होता है, आप लोग देखे होंगे 4 ईयर के आसपास जो बच्चे हैं वो उनका जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसी को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। 4 ईयर से पहले दोनों बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर खेलते रहते हैं, लेकिन 4 साल के बाद वो लोग अलग अलग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग नोटिस करते हैं कि नहीं, बायोलॉजिकली ही इज और शी इज डिफरेंट फ्रॉम मी। प्लेजर इज गेन बाय प्लेइंग विथ एंड मैनिपुलेटिंग द जेनिशियल ऑर्गन। और इस टाइम जो प्लेजर है कब मिलता है कि जब हम लोग कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं और प्ले कर रहे हैं जेनिशियल ऑर्गन के साथ, तब हमको यहाँ प्लेजर मिलता है।
कैन लीड टू साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ 4 तरह का कॉम्प्लेक्सेस दिखने के लिए मिलता है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, पहला तो आता है ऑडिपस, इलेक्ट्रा, डेप्रिवेशन, कैस्ट्रेशन। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और जो कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉयज के अंदर देखने के लिए मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रा एंड डेप्रिवेशन जो है वो गर्ल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ऑडिपस का बात करें तो इसका मतलब क्या है, डिजायर फॉर द मदर, रिवेलरी विद द फादर। यहाँ जो बच्चा है, बॉयज है, वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फादर से पंगा लेने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, कैस्ट्रेशंस में क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग द मेल ऑर्गन ड्यू टू फेरेंटियल। ओके, ये फेरेंटियल्स वार्निंग के लिए जब मेल्स और बॉयज के अंदर जब एक वो ऑर्गन का लूज करने का जो एक डर रहता है, उसी को कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का एकदम उल्टा रहता है। यहाँ गर्ल्स जो है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं और उसके लिए वो मदर से रिवेलरी लेते हैं। डेप्रिवेशन का बात करें तो फीलिंग ऑफ मिसिंग ए मेल ऑर्गन। ओके, डेप्रिवेशन कॉम्प्लेक्स मतलब कि यहाँ इस स्टेज में जो गर्ल्स है उनको लगने लगता है कि नहीं, हमारे अंदर वो लड़कों का जो ऑर्गन है वो नहीं है, उनको ये लगने लगता है। और इसका जो ये जो प्रॉब्लम है और ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग डेप्रिवेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, लेटेंसी स्टेज, ये लगभग 6 ईयर से स्टार्ट हो जाता है और पुबर्टी तो कंटिन्यू रहता है। और ये स्टेज में सेक्सुअल इंटरेस्ट सब्सिडाइज, चिल्ड्रन फोकस ऑन प्योर रिलेशनशिप एंड लर्निंग। ठीक है, और यहाँ सेक्सुअल इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता है। और उसके साथ साथ यहाँ जो चिल्ड्रंस जो है वो उनका जो फियर रिलेशनशिप है, हो गया, लर्निंग जो है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और बॉयज एंड गर्ल्स जो है ये स्टेज में प्रेफर करते हैं सेम सेक्स कंपनी रेदर देन ऑपोजिट सेक्स। यहाँ सेम सेक्स जो कंपनी है वो यहाँ ज़्यादातर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जेनिसियल जो कि लास्ट स्टेज है, यह पुबर्टी से स्टार्ट होता है और सेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप। और यहाँ जो सेक्सुअल एनर्जी है वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है कि अट्रैक्ट होता है और डायरेक्ट करता है। इंडिविजुअल फील स्ट्रॉन्ग सेंसेशन एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। और यहाँ जब कोई बच्चा है, बॉयज है, वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक गर्ल बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, which of the following is described as the Magna Carta of Indian education? Surgeon Commission, Wood Dispatch, McLeminot, Hunter Commission. So the answer of this question is option B, that is Wood Dispatch. वुड डिस्पैच को अगर हम देखिए तो इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1854 में क्या किया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ चार्ल्स वुड इसको इशू किया था। और ये वुड डिस्पैच ही है, वुड डिस्पैच जो कि इंडियन मॉडर्न एजुकेशन का नींव रखा था। और ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसी को सिस्टमेटिक कर दिया था और बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था। अगर इसका मेजर रिकमेंडेशन को देखिए तो ये तो पहला डिस्पैच था जो कि हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी के थ्रू हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन का, जो इंडियन एजुकेशन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिया था। इसी का जो एम है, इसको अगर हम देखें तो डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड मोरल कैरेक्टर। इसका एम्स जो है वो इंटेलेक्चुअल एंड मोरल कैरेक्टर को ही डेवलप करना था। अगर हम लोग कोर्सेज को देखिए, संस्कृत, अरबिक, पर्सियन, वेस्टर्न नॉलेज, ये सब चीज़ को पढ़ाया जा रहा था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखिए, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन काम करता था। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हो गया, इसको फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था और इसको एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसको लीड करते थे। और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज लाइक कलकत्ता, बम्बे, मद्रास को सेटअप किया गया था और रिकमेंड किया गया था इसी के थ्रू कि इसी को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, जो हमारा जो स्कूल है उसी को सेटअप किया गया था, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ऐसे अलग अलग स्टेज से इसी को क्या किया गया था कि कैटेगराइज किया गया था। एक्सटेंशन एंड पब्लिक एजुकेशन से देखने के लिए मिला था, जो मिडिल, प्राइमरी और हाई स्कूल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। स्कॉलरशिप जो पुअर बच्चे थे उनके लिए दिया जा रहा था। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके लिए फाइनेंशियल एड, ग्रांटिंग एड को स्टार्ट कर दिया गया था और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी खोला गया था। वुमेन्स लोग के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और उनको फाइनेंशियल एड भी दिया जा रहा था। मुस्लिम्स एजुकेशन के लिए भी इस टाइम फर्स्ट टाइम मुस्लिम एजुकेशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। जो इंडियंस लिटरेचर है
उसी को ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेट ऑफ वेस्टर्न बुक इनटू इंडियन लैंग्वेज। ओके, कि जो वेस्टर्न बुक है उसको इंडियन लिटरेचर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, और जो इंडियन राइटर है उनको एनकरेज किया जा रहा था, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जब प्रोवाइड किया जा रहा था उनका बेस्ड ऑन उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, cognitive learning theory, gestalt learning theory, operant conditioning. So the answer of this question is option D, that is operant conditioning. See कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का बात जब आता है तब इनका इसी का जो फाउंडर है, इसका जो फादर है, बी ऑफ स्किनर, इसको नहीं जा सकता। और बी ऑफ स्किनर उनका जो फास्ट पब्लिकेशन है और फास्ट लिटरेचर है, उनका जो फादर थे उसके साथ लिखे थे, और उसका जो टाइटल था ए डाइजेस्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द एंथ्रासाइट बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशंस। ओके, और ये प्रोग्राम लर्निंग को डेवलप किए थे, और उसके साथ साथ टीचिंग मशीन को भी डेवलप किए थे। इनका अगर की वर्क को अगर हम दिखे तो साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग, ओके, साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग, इसी को 1954 में लिखे थे। टीचिंग मशीन्स 1958 में डेवलप हुआ था। उसके बाद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर 1961, जो कि पोलैंड के साथ वो लिखे थे। और उसके साथ साथ एक यूटोपियन नोवेल भी लिखे थे, वाइल्डन टू, ओके, वाइल्डन टू को लिखे थे। और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971 में लिखे थे, जहाँ की वो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कल्चर के अंदर जो है उसी के बारे में डिस्कस किए हैं। उसके बाद आइडियाज इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड एजुकेशन, इतना सारे काम करने के बाद उनका जो आइडिया है वो चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ था, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ था, एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज किए थे। और उसके बाद एक लिखे थे, क्रिएटेड ए क्लेडर कल्ड पेलिकन्स फॉर पिजन्स कंट्रोल मिसिंग गाइडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसमें फेलिशियंस नाम का एक चीज को वो डेवलप किए थे। हिज वर्क एक्सटेंडेड इनटू सोशल इंजीनियरिंग एंड पर्सनालिटी थ्योरी, और इनका जो वर्क है वो सोशल इंजीनियरिंग एंड पर्सनालिटी थ्योरीज के थ्योरी से जो है उसी वहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर इनका जो फिलोसफी है, साइकोलॉजी जो है, इसको दिखे तो इसको रेडिकल्स बिहेवियरिज्म माना जाता है, क्योंकि ये रिजेक्ट कर रहे थे वो सारे के सारे साइंटिफिक लैंग्वेज दैट रेफर्स टू मेंटलिस्टिक इवेंट, जो मेंटलिस्टिक इवेंट जैसे कि ड्राइव, मोटिवेशन, पर्पस, ये सारे के सारे चीज को ये रिजेक्ट करते थे। ही अपोज टर्म रिलेटेड टू प्राइवेट मेंटल एक्सपीरियंसेस, इंस्टेड एडवोकेटेड फॉर ए रिटर्न टू नॉन साइंटिफिक साइकोलॉजी। ओके, वो जो साइंटिफिक चीजें है, ओके, प्राइवेट मेंटल एक्सपीरियंसेस, ओके, इसी को अपोज करते थे, लेकिन किसी के ऊपर ये एम्फसाइज करते थे, नॉन साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है उसी के ऊपर ये एम्फसाइज करते थे। स्किनर फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर एंड देयर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। स्किनर फोकस करते थे वो सारे के सारे ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एस्पेक्ट को, जो कि हमारा बिहेवियर में दिखने के लिए मिलता है, जो कि जिसी का कि कॉन्सिक्वेंसेस हमको एनवायरमेंट में देखने के लिए मिलता है, उसी के ऊपर ये ज़्यादातर फोकस करते थे। और रेडिकल बिहेवियरिज्म जो है ये क्या कर रहा था, ऑफर ए साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग बिहेवियर एम्फसाइजिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये रेडिकल्स बिहेवियरिज्म जो है वो क्या कर रहा था कि जो एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू स्टडी कर रहा था बिहेवियर को, और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसी के ऊपर क्या कर रहा था, ये ज़्यादा एम्फसाइज करता था। अगर रेस्पोंडेंट एंड ऑफरेंट बिहेवियर को देखिए तो दो तरह से ये डिस्टिंग्विश किए थे कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर एंड ऑफरेंट बिहेवियर की तरह। रेस्पोंडेंट बिहेवियर जो है वो क्या होता है, वहाँ हम लोग जो स्टिमुलस है उसी को एलिसिटेड बाय नॉन स्टिमुली, कि यहाँ एक नॉन स्टिमुली रहता है और उसी के थ्रू हमारा बिहेवियर को क्या किया जाता है, एलिसिएट किया जाता है। लेकिन ऑफरेंट बिहेवियर में क्या होता है कि यहाँ कोई एलिसिएटेड एस्पेक्ट नहीं रहता, ओके, नॉन स्टिमुली नहीं रहता, कुछ ऐसा चीज नहीं होता। देखिए कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्स लाइक सैलिवेशन, पिपिल डायलेशन हो गया, कुछ अगर लाइट ले रहे हैं, कुछ अगर मीट ले रहे हैं, तब हमारा क्या आ रहा है, सैलिवेशन आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है। ये जो चीज है यहाँ क्या हो रहा है कि कोई दूसरा स्टिमुली से यहाँ कुछ हम लोग एलिसिएट कर रहे हैं, लेकिन ऑपोनेंट बिहेवियर में ऐसा नहीं हो रहा था।
जो कि एकदम वॉकिंग टॉकिंग ये सब कुछ क्या है कि साइमल्टेनियस ये हो रहा था, मतलब इसमें स्पॉन्टानियसली ये हो रहा था, मतलब इसमें कोई भी स्टिमुलस का कोई रोल नहीं था। ऑपरेंट बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस रेदर देन द स्टिमुलस दैट अफेयर इट, कि ये ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करता था, ना कि कोई स्टिमुलस के ऊपर ये डिपेंड करता था। और इसी के आधार पर इस जो कंडीशनिंग है उसको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग। ओके, टाइप एस कंडीशनिंग का बात जब करते हैं तो इसको रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग बोला जाता है, और टाइप एस आर कंडीशनिंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है। टाइप एस कंडीशनिंग जो है वो पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ लगभग सिमिलर है, और टाइप आर कंडीशनिंग जो है वो क्या करता है, ऑन रेस्पॉन्स फोकसेस ऑन रेस्पॉन्सेस रेट आज द मेजर ऑफ लर्निंग। ओके, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर के साथ पैरेलल रहता है। स्किनर रिसर्च वाज प्राइमरीली ऑन टाइप आर कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, और ये जो स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग और टाइप आर कंडीशनिंग है वो है क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चार तरह का शेड्यूल के बारे में बोला गया है। फिक्स्ड इंटरवल, फर्स्ट तो कंटिन्यूस, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो। जब हम लोग कंटिन्यूस का बात करते हैं तो यहाँ रेनफोर्समेंट कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है। फिक्स्ड इंटरवल का बात जब करते हैं, रेनफोर्समेंट आफ्टर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वेरिएबल इंटरवल का जब बात करते हैं, यहाँ रेनफोर्समेंट जो है वो वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम्स की जो अलग अलग इंटरवल में प्रोवाइड किया जाता है। फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है कि आफ्टर ए सेट नंबर ऑफ रेस्पॉन्स के बाद ही क्या किया जाता है कि यहाँ कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। वेरिएबल रेशियो का बात करें तो यहाँ जो रेनफोर्समेंट है ये आफ्टर ए वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस की बहुत सारे वेरिंग नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस के बाद ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम लोग को एग्जांपल को देखिए कंटिन्यूस, जहाँ की हम लोग द टेलीविजन बाइंग सोडा फ्रॉम ए वेंडिंग मशीन की देखिए कि अगर कंटिन्यूसली कोई भी चीज, ये तो छोड़िए क्या लिखा गया है, लेकिन कंटिन्यूसली किसी को भी अगर कुछ कर रहा है, वो सही कर रहा है तभी भी आप कुछ दे रहे हैं, नहीं कर रहा है तभी भी आप कुछ उसी को दे रहे हैं। ओके, रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो वो है कंटिन्यूस। फिक्स्ड इंटरवल, जहाँ की क्या किया जाता है कि एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, 2 दिन। ओके, वो टाइम जब हो जाएगा वो अपने आप उसको क्या देते हैं कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, फिक्स्ड इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो क्या करता है, वेरी करता है, और किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसी का जो रेस्पॉन्स है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेट कर देते हैं कि नहीं इतना पफ क्विजेस जो होता है वहाँ क्या होता है कि हम लोग फिक्स करते हैं, और बीच बीच में हमको क्या मिलता है कि हमको रिइंफोर्समेंट मिलता रहता है और रिवॉर्ड मिलता रहता है। फिक्स्ड रेशियो का बात करें तो यहाँ हम लोग रेशियो फिक्स कर देते हैं कि नहीं, आफ्टर 30 करेक्ट आंसर तुमको कुछ रिइंफोर्समेंट मिलेगा। तो यहाँ टाइम का कुछ मायने नहीं रखेगा ना, यहाँ कुछ जो टाइम्स ना, यहाँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ राइट और करेक्ट आंसर उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। वेरिएबल रेशियो जो है, यहाँ ना कोई वेरिएबल रहता है ना कोई टाइम रहता है। हो गया, तो ये जो है ये इसको वेरिएबल रेस्पॉन्स माना जाता है। नेक्स्ट, ए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू study the existing literature in the field, generates new principle and theory, synthesize the idea given by other, all of the above. So the answer of this question is all of the above. The process of educational research involves the following steps. Arrange them in the correct sequence. So the answer of this question is option A, that is selecting the problem, statement of the objective, method and procedure, collection of idea, reporting at the result, and the last one is method or procedure. Variable x and y are significantly correlated. This means that x causes variation in y causes variation in x and y vary together. No such conclusions may be drawn. So the answer of this question is option C, that is x and y वेरी टुगेदर। कि देखिए वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड, कि अगर दोनों सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है
तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्स एंड वेरी टुगेदर, कि वो लोग एक साथ क्या कर रहे हैं कि वेरी कर रहे हैं। मतलब अगर एक्स में कुछ चेंजेस हो रहा है, वो अगर आगे जा रहा है तो दूसरा वाला भी आगे जाएगा, एक एक्स अगर पीछे जा रहा है तो दूसरा वाला भी पीछे जाएगा। तो ये जो कोरिलेशन है उसी को हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन भी मानते हैं। When a researcher check the genuineness and authenticity of the source material, it's known as external validity, external criticism, concurrent validity, internal consistency. So the answer of this question is external validity. देखिए कि जब हम लोग जेन्युइननेस को देखते हैं, ऑथेंटिसिटी को देखते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बोलते हैं। कि देखिए ये है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, जहाँ की हम लोग ट्रस्ट वर्दीनेस, ऑथेंटिसिटी हो गया, वैलिडिटी और उसका जो सोर्स ओरिजिन है, इसी का ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस और वैलिडिटी को चेक करते हैं, उसी को हम लोग एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बोलते हैं। और इसी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? डिटरमाइंस इफ ए डॉक्यूमेंट, डायरी और फोटोग्राफ वाज क्रिएटेड बाय द क्लेम्ड ऑथर और प्रोड्यूसेस एट द स्पेसिफिक टाइम्स। कि देखिए कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, डायरी और फोटोग्राफ को वाज क्रिएटेड बाय द क्लेम ऑथर, की जो क्लेम कर रहा है अगर वो उसी को क्रिएट किया है और प्रोड्यूस किया है कोई एक स्पेसिफिक टाइम है, तो उसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं कि उसी को देख कर ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उसका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और उसके साथ साथ यहाँ हम लोग इंश्योर करते हैं द सोर्स ऑफ एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल इवेंट। और ये क्या करता है, जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है हमारा हिस्टोरिकल इवेंट को। अगर एग्जाम्पल को लिए तो ऑफ होएक्स एंड फल्सिफिकेशंस यहाँ आता है कि 1980 में क्या हुआ था, टू मेन सोल्ड 60 वॉल्यूम ऑफ फेक एडल्फ हिटलर्स डायरीज टू ए जर्मन मैगजीन फॉर $3 मिलियन। हो गया कि 60 वॉल्यूम्स का जो एक एडल्फ हिटलर का डायरी है, उसका एक फेक वो क्या किया था, एक जर्मन मैगजीन से क्या किए थे कि दो आदमी खरीदे थे। Strength magazine later discovered they were false, leading to the seller arrest and return to the money। लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो फॉल्स है। उसके बाद जो बेच रहा था उसको अरेस्ट किया गया और उसको जेल में भी डाला गया था और वो पैसा भी उसको रिटर्न करना पड़ा था। तो यहाँ क्या सीखने के लिए मिला? ऑथेंटिसिटी चेक वुड हैव प्रिवेंटेड द फाइनेंशियल लॉस। हो गया, तो फाइनेंशियल लॉस के लिए हमको वो ऑथेंटिसिटी को अच्छे से इवेल्युएट करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे कि हैंडरिटन्स एनालिसिस और पेपरेज एग्जामिनेशन, उसी के थ्रू ऑथेंटिसिटी हम लोग को एस्टेब्लिश करते हैं। सिग्नेचर एंड कलेक्शन हिस्ट्री, उसी के थ्रू हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। और सम डॉक्यूमेंट में भी घोस्ट रिटर्न होता है, कुछ घोस्ट रिटर्न होता है। इसका घोस्ट रिटर्न का मतलब क्या है? जिसका नाम रहता है वो नहीं लिखा रहता है, दूसरा कोई लिखा रहता है। ठीक है, तो उसी को भी स्टडी करना पड़ता है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। क्रॉस चेकिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट हेल्प डिटरमाइन एक्यूरेसी। क्रॉस चेकिंग करना, उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है, स्पेशलिस्ट का जो ओपिनियन है, हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है उसको देखना और कार्बन डेटिंग करवाना, वो भी एक मेथड होता है कि कोई भी चीज़ का जो ऑथेंटिसिटी है उसी को जानने के लिए। और इसी को करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ता है। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ऑथेंटिसिटी जो है वो हर वक्त हर टाइम्स पॉसिबल नहीं रहता है। और हिस्टोरियंस जो है इसलिए फोकस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी रेदर देन परफेक्ट टू द एंश्योरेबिलिटी। ये कुछ क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, अगर इंटरनल क्रिटिसिजम्स को अगर हम देखें तो ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से एकदम अलग है। यहाँ हम लोग रिलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी जो है, कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स, उसी को हम लोग इवेलुएट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कंटेंट इज ट्रस्ट वर्दी एंड फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। और यहाँ हम लोग एक कंटेंट जो है वो कितना ट्रस्ट वर्दी है और बायस फ्री है, एरर फ्री है, उसी को हम लोग देखते हैं। हो गया, और इसके लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमको करना पड़ता है। हो गया, और उसके साथ साथ जो हमारा वर्ड, टर्म्स, फ्रेज है, उसी को हम लोग अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। हो गया, और इसी का बहुत सारे हम क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज philosophical, survey, developmental, experimental। So the answer of this question is option B, that is survey। Chi-square test is an example of parametric, non-parametric, descriptive survey। So the answer of this question is option B, that is non-parametric।
Mobility and orientation training is usually linked with student with hearing impairment, student with mental retardation, student with visual impairment, student with learning disability. So the answer of this question is option C, that is student with visual impairment. A face-to-face informal interaction is considered the best technique for collecting information about the subject. How? It helps to get fast information about the subject. It is very easy to organize and conduct an interview with the subject. The interview can be videographed. It is flexible and makes the subject comfortable. So the answer of this question is option A. That is, it's help to get fast hand information about the subject. Who one of the following thinker has been described as idealist in aim, naturalist in content, and pragmatist in method? Swami Vivekanand, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, और अरविंदो. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी. कि देखिए, अगर गांधी को देखिए तो गांधी का जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही वाइड था. अगर इनका सीक्वेंस को देखिए तो गांधी फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में उनका जो फिलोसफी है और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो दिखने के लिए मिला था. ओके. और वहाँ वो क्या कहते थे, टोल्स्टी फार्म्स, ओके, वो एक बनाए थे और वहाँ उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमको दिखने के लिए मिला था. उसके बाद इंडिया आए थे. इंडिया में वो एक्सपेरिमेंट किए थे. और इंडिया का अगर हम देखिए तो वो जो शांति निकेतन है, साबरमती आश्रम है और सेवाग्राम आश्रम जो है, ओके, यहाँ वो एक्सपेरिमेंटेशन किए थे. और सेवाग्राम आश्रम जो है वो खुद का ये बनाया हुआ ये एक आश्रम था. ओके. और उसके बाद सेवाग्राम आश्रम्स में वो जो बेसिक एजुकेशन और जो वर्धा स्कीम जिसको माना जाता है उसी को वो दिए थे. और नई तालीम्स के बारे में बोल रहे थे. और यहाँ जो लेड द फ्लाइट फॉर इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, और यहाँ जो फ्रीडम्स मूवमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ था. नेक्स्ट, गांधी जी का कुछ राइटिंग को अगर हम देखिए तो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बेसिक एजुकेशन, टूवर्ड्स नीड्स ऑफ एजुकेशन, टू द स्टूडेंट, टास्क बिफोर इंडियन स्टूडेंट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टास्क फोर्स इंडिया. ओके, ये कुछ उनका राइटिंग है. हरिजन जो कि एक मैगजीन है, ओके, वो भी रूटीनली क्या हो रहा था, पब्लिश हो रहा था. गांधी को अगर हम देखिए तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर लाइट ऑफ किए थे. पहले तो एजुकेशन इनके हिसाब से अन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड माइंड, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ये सबको पता ही है. ये गांधी का एक कोट है. और ये हारमोनियस डेवलपमेंट के ऊपर बिलीव करते थे और प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज करते थे. इनके हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो क्या है, वो सिर्फ not just a balanced individual but also a just and harmonious society, की सिर्फ एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल को बनाने के बारे में वो नहीं बोल रहे थे. वो एक हारमोनियस सोसाइटी को कैसे बनाया जाएगा उसी के ऊपर भी एम्फसाइज करते थे. और उनके हिसाब से ये जो डिवीजन है जो कि इकोनॉमिक जस्टिस, फ्रीडम्स, डिग्निटी, ओके, ये सब चीज में जो देखने के लिए मिल रहा है और सोशल डिवीजन में जो सोसाइटी में देखने के लिए मिल रहा है उसी को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा उसी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते थे. और कैसे इकोनॉमिक जस्टिस, फ्रीडम्स और डिग्निटी वो सारे के सारे बच्चे को लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उसी के ऊपर एम्फसाइज करते थे. ओके. और उसके साथ साथ व्हाट इज एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर एंड व्हाट इज कैरेक्टर विदाउट एलिमेंटरी प्योरिटी. ओके, ये कैरेक्टर को लेकर ये उनका स्टेटमेंट था. लर्निंग बाय अर्निंग, सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये एम्फसाइज करते थे. ओके. और इसके लिए वेविंग एंड स्पिनिंग के बारे में ये बोलते थे. स्पिनिंग वाज, क्योंकि उनके हिसाब से ये मानना था कि स्पिनिंग जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एलिमिनेटिंग पॉवर्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि थ्रू की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बच्चे को मिल सकता है और जो पॉवर्टी है उसी के थ्रू एलिमिनेट किया जा सकता है. सेल्फ सफिशिएंट एजुकेशन के बारे में बोलते थे. नेक्स्ट, गांधी डिग्निटी ऑफ लेबर जो कि लव फॉर मैनुअल वर्क उसके बारे में बोल रहे थे. मदर टंग्स मीडियम से सबको पढ़ाया जाना चाहिए. फ्रीडम विद डिसिप्लिन के बारे में बोलते थे. वुमेन एजुकेशन के बारे में बोलते थे. आइडियल टीचर्स के बारे में बोलते थे. और इनको आइडियलिज्म्स भी बोला जाता है, नेचुरलिज्म्स भी बोला जाता है, प्रैग्मेटिज्म बोला जाता है जो कि क्वेश्चन में है. क्योंकि ये आइडियलिज्म से क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ओके, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसके ऊपर ये एम्फसाइज करते थे. नेचुरलिज्म क्यों माना जाता है उनको,
क्योंकि ये मदर टंग के ऊपर एम्फसाइज करते थे, नेचुरल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये एम्फसाइज करते थे, फ्रीडम्स के ऊपर एम्फसाइज करते थे, इसलिए इनको नेचुरलिज्म्स माना जाता है। और प्राग्मेटिज्म्स क्यों बोलते थे? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इससे एम्फसाइज करते थे। और उसके साथ साथ जो रियल लाइफ एक्टिविटीज है, हो गया, उसी के थ्रू ये लर्निंग होना चाहिए, ऐसे ये बोल रहे थे। नेक्स्ट, इन गेगनेज hierarchy of learning, which of the following learning type will form part of chain learning? Concept learning, problem solving learning, rule learning, signal learning. So the answer of this question is option D, that is signal learning. गेने का जो लर्निंग थ्योरी है उसी को अगर हम देखें तो पहले तो गेने जो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ओके। और इनका जो अप्रोच है इसको बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बोला जाता है, एक्लेक्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। इनका दो फेमस कंट्रीब्यूशन जो है और द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ये दो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और इनका थ्योरी जो है वो ज़्यादातर फोकस करता है ऑन हाउ लर्निंग अकर एंड कैन बी सिस्टमेटिकली मेजर, कि ये लर्निंग जो है वो कैसे अकर होता है और उसको कैसे सिस्टमेटिकली मेजर किया जा सकता है, उसी के ऊपर एम्फासाइज ये थोड़ा ज़्यादातर करते थे। द मीनिंग ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इनके हिसाब से जो मीनिंग कॉन्सेप्ट है लर्निंग का वो क्या है? लर्निंग इज ए चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटी, कि ये ह्यूमंस का डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटीज जो है उसी में चेंज होना ही लर्निंग है। और द चेंज इज रिटन एंड नॉट मेरली ड्यू टू नेचुरल ग्रोथ, हो गया। और ये चेंज जो है डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटीज में, वो नेचुरल ग्रोथ के कारण नहीं होना चाहिए, वो रिटेंस होना चाहिए, हो गया। और इनके हिसाब से लर्निंग जो है उसका दो ऑब्जेक्टिव है, चेंज इन डिस्पोजिशन और दूसरा वाला है कैपेसिटी टू परफॉर्म टास्क, हो गया। और लर्निंग आउटकम्स कैन बी मेजर्ड थ्रू परफॉर्मेंस डिफरेंसेस, लर्निंग रिजल्ट इज एंड्यूरिंग चेंजेस इन बिहेवियरल एबिलिटी एंड द लर्निंग कैन यूटिलाइज बेनिफिट फ्रॉम लर्न एक्सपीरियंस, हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ लर्निंग आउटकम्स 5 तरह का वो दिए थे। फास्ट जो है वो वर्बल इंफॉर्मेशन, जहाँ की स्टेटिंग प्रीवियसली लर्न मटेरियल सच एज फैक्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, हो गया। ये वर्बल इंफॉर्मेशंस का ये डेफिनेशन था। लेकिन इंटेलेक्चुअल टास्क जो है वो तो फिर यहाँ 5 चीज देखने के लिए मिलता था। डिस्क्रिमिनेशन, कंक्रीट कॉन्सेप्ट, डिफाइन कॉन्सेप्ट, रूल्स, हायर ऑर्डर रूल्स। डिस्क्रिमिनेशन का बात करें तो डिस्टिंग्विशिंग ऑब्जेक्ट, फीचर एंड सिंबल्स के बारे में ये बोल रहा था। कंक्रीट कॉन्सेप्ट का बात करें तो आइडेंटिफाइंग क्लासेस ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, फीचर और इवेंट के बारे में ये बोल रहा था। डिफाइंड कॉन्सेप्ट को अगर हम देखिए तो क्लासिफाइंग न्यू एग्जाम्पल ऑफ इवेंट, डेफिनेशन, हो गया। तो ये तो बहुत लेंदी बन जा रहा है वीडियो, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, एटीट्यूड, मोटर स्किल, ऐसे लर्निंग एटीट्यूड आउटकम के बारे में बोलते थे। सी, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 9 तरह का इवेंट के बारे में बोलते हैं। गेन अटेंशन, आइडेंटिफाई ऑप्शन, रिकॉल, स्पायर लर्निंग, प्रेजेंट स्टिमुलस, गाइड लर्निंग, एलिसिट परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक, एसेस परफॉर्मेंस, एनहांस रिटेंशन, ट्रांसफर, हो गया। ऐसे 9 टाइप ऑफ इवेंट के बारे में बोलते थे। और इसी से जुड़ा हुआ 9 प्रोसेस के बारे में बोलते थे। ये गेन अटेंशन जो है वो रिसेप्शन से जुड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंसी से जुड़ा हुआ है। कॉल्स प्रायर लर्निंग वो है रिट्रीवल, प्रेजेंट स्टिमुलस, सिलेक्टिव परसेप्शन, गाइड लर्निंग, सिमेंटिक एनकोडिंग, एलिसिट परफॉर्मेंस, रेस्पॉन्डिंग, प्रोवाइड फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, एसेस परफॉर्मेंस, रिट्रीवल, एनहांस रिटेंशन, ट्रांसफर, वो है जनरलाइजेशन। ऐसे 9 तरह का इवेंट और स्टेजेस के बारे में बोल देते हैं। Which of the following is not included in ethnographic contributions to research? Exploratory and discovery oriented approach, general ability to different setting and population, preponderance of evidence of many case studies, evaluation of research through formative method. So the answer of this question is option B, that is generalization, generalizability or to different setting and population. Which of the following theory of personality is an example of trait theory? Freud psychoanalytic theory, Alford theory of personal disposition, Adler theory of individual psychology, Lewin's field theory. So the answer of this question is option B, that is Alford theory of personal disposition. In Indian context, most appropriate stage for vocational guidance: kindergartens, elementary stage, upper primary stage, senior secondary. So the answer of this question is senior secondary stage. The purpose of summative test is to provide evidence in respect to motivation, level of learner,
indicate the extent of accomplishment of learner in terms of learning goal, suggest the scope of needed remedial teaching, enable comparisons of learner. So the answer of this question is option B, that is indicate the extent of accomplishment of learner in terms of learning goal. Which of the following is not an element of inclusive education? Regard for diversity, special class placement, zero rejection, collaboration. So the answer of this question is option B, that is special class placement. Muscular dystrophy is neuromuscular disease presenting as a weakening of muscle, degenerative neuromuscular disease, neural tube caused by failure of spinal column, uh, traumatic brain injury. So the answer of this question is option A, that is neuromuscular disease presenting as a weakening of muscle. When conducting an ANOVA, F ratio will always fall within the range of between 0 and infinity, 0 and 1, between negative infinity and infinity, between 1 and infinity. So the answer of this question is option A, that is between 0 and